Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. We were doing states of matter, very important chapter. आज हम इस चैप्टर का लास्ट फेज पढ़ेंगे, दैट इज़ लिक्विड स्टेट. हमने अभी तक गैस स्टेट पढ़ा है काफ़ी डिटेल्स में, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिक्विड स्टेट. ऑल्दो इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ आपको अपने सिलेबस में नहीं दिखेगा, बट दैट इज़ ओनली स्कूल लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन्स, ठीक है. सो बाय नाउ हमने काफ़ी बार काफ़ी चैप्टर्स में लिक्विड स्टेट को काफ़ी हद तक डिस्कस किया है, बट लेट्स रिवाइज, ठीक है. एक हम वो ब्लॉक बना लेते हैं जो हमने आई थिंक 3-4 बार बना ही लिया है, ठीक है. सो हम लिक्विड स्टेट के बारे में यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, ऑल्दो सॉलिड्स की तरह टाइटली पैक्ड नहीं है, बट लिक्विड गैसेस की तरह जो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स आवारा नहीं होते, ठीक है. दे आर मॉडरेटली पैक्ड, देयर इज सम डिग्री ऑफ ऑर्डर इन देम, ठीक है. तो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करूं तो लिक्विड्स आर मोर लाइक द सॉलिड्स इन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है. सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मॉडरेट, ठीक है. उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसलिए मॉडरेट है, ठीक है. ऑल्दो ये बिल्कुल फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, बट येस देयर इज अ लॉट ऑफ मोशन, सो दे आर एबल टू मूव अबाउट, नॉट वेरी फ्रीली बट दे कैन मूव. सॉलिड्स में तो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है ना, तो यहाँ कंसिडरेबल मोशन है इनका, ठीक है. सो दे कैन मूव अबाउट, और जब ये मूव करते हैं क्या होता है, कोलिजन्स होती हैं. कोलिजन्स आर रैंडम बट परफेक्टली इलास्टिक. जैसे आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थी, काफ़ी पॉइंट्स सेम हैं, ठीक है. सो द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, राइट. उसके बाद आप और क्या कह सकते हो? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स शेप एंड साइज. एक पॉइंट और सेम है, दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. हम लिक्विड्स को और क्या कहते हैं? लिक्विड्स के कुछ पेट नेम्स हैं. क्या क्या है? दे आर नोन एज कंडेंस्ड गैसेस, कि गैसेस को हमने इकट्ठा कर दिया तो वो लिक्विड बन गए, और दे आर नोन एज मोल्टन सॉलिड्स, ठीक है. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को दूर कर दिया तब लिक्विड बन गए, ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये गैस से शेयर करते हैं, दैट इज फ्लूइडिटी, ठीक है. जो आपके सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं? दे आर रिजिड, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है? रिजिडिटी. और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? फ्लूइडिटी, दैट इज दे कैन फ्लो, दे आर फ्लूइड्स, दे कैन फ्लो. सो ये कॉमन प्रॉपर्टी किसकी है? गैसेस की और लिक्विड्स की, ठीक है. सो दे कैन फ्लो. नाउ लेट्स लुक एट सम कॉमन प्रॉपर्टीज. पहला आ जाता है शेप. शेप के बारे में यू नो इट, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है. फिर आ जाते हैं इसकी वॉल्यूम पे, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है. अब जैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेट्स से मैंने 2 लीटर दूध को लिया, ठीक है, या पानी को लिया, किसी भी लिक्विड को ले लो. अगर मैं उसको एक बड़े पतीले में डाल दूं 5 लीटर के, तो वो फिर भी दूध तो 2 लीटर ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम 5 लीटर नहीं हो जाएगी, ठीक है. अगर मैं उसको 10 लीटर की बाल्टी में डाल दूं तभी वो 2 लीटर रहेगा, ठीक है, उसकी वॉल्यूम जो है 10 लीटर नहीं हो जाएगी. सो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज फिक्स्ड, ठीक है. उसके बाद आते हैं डेंसिटी पे, ठीक है. आप डेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? जब आप इसको गैस से कंपेयर करोगे तो काफ़ी फ़र्क है लिक्विड्स की और गैसेस की डेंसिटी में. ऑल्दो सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है बिकॉज दे आर मोस्ट टाइटली पैक्ड, बट इनमें भी मॉडरेट स्पेस है.
तो इनकी डेंसिटी भी काफ़ी होती है, ठीक है। सो डेंसिटी इज मच मोर दैन गैसेस, मच मोर दैन गैसेस, ठीक है, ऑल्दो लेसर दैन सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजन की। सिंस मोशन जो है इसका काफ़ी हद तक होता है, ऑल्दो गैसेस जैसे जितना फ्री मूवमेंट नहीं है, बट इसमें भी डिफ्यूजन होती है। गैसेस में तो बहुत जल्दी होती है डिफ्यूजन, ऑल्दो डिफ्यूजन इज हैपनिंग, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लोअर, काफ़ी स्लो होता है एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। रीज़न बीइंग कि एक तो ज़्यादा स्पेस नहीं होती, ठीक है, राइट, तो मूवमेंट एक तो कम है और ऊपर से ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती इनके बीच में कि वो आसानी से एक दूसरे की स्पेस में आ सकें, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। ऑल्दो इनमें मॉडरेट स्पेस है बट दे आर हार्डली कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। आपने ये लिक्विफैक्शन ऑफ CO2 के ग्राफ में भी देखा था कि एकदम से वो ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो क्या शो कर रहा था, जैसे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो आप कितना इनफाइनाइटेसिमली प्रेशर बढ़ा रहे थे लेकिन वॉल्यूम थोड़ी सी ही कम हो रही थी। सो दे आर हार्डली कॉम्प्रेसिबल, ठीक है, ऑल्दो स्पेस है बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, राइट। Okay students, now we are going to talk about a very important concept, that is evaporation, ठीक है। अपने सब ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज़ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अभी हम काफ़ी डिटेल्स में बॉइलिंग भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे वी लर्न एवरीथिंग, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या है? इट इज़ कन्वर्जन of liquid to vapor state at any temperature below boiling point at normal pressure. Normal pressure क्या होता है? 1 atmosphere. ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आप कपड़ों को सूखने के लिए डालते हो बाहर तो क्या होता है, उसमें इवेपोरेशन होती है और कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। घड़े में पानी रखा हो तो उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है और जो पानी है वो ठंडा हो जाता है ना। सो ऑल दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। नाउ अब इवेपोरेशन होती कैसे है? देखो बेटा, यहाँ पे एक बीकर है और यहाँ पे इसके अंदर पानी है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, पानी का, उसको सब तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको यहाँ वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, यहाँ वाला भी खींच रहा है, यहाँ वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ वाला भी खींच रहा है ना। लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको कंपैरेटिवली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम लग रही है, क्योंकि नीचे से मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, ऊपर से मॉलिक्यूल्स नहीं खींच रहे। तो क्या होता है, ये जो आपका सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ये सराउंडिंग से इतना टेम्परेचर जो है, इतना हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सराउंडिंग से। सो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर दैन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ वाले के देखो सब तरफ से उसको अट्रैक्शन है, लेकिन जो सरफेस पे है उसको सिर्फ आधी अट्रैक्शन है, अगर देखा जाए सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं या साइड वाले। सो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन रिलेटिवली ज़्यादा फेवरेबल होती है इवेपोरेशन के लिए। तो जब वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी is more than the force of attraction, it is able to escape, ठीक है। तो वो जब मूव करता है तो जैसे ही वो दूर हुआ तो वो क्या बन गया, वेपर बन गया, ठीक है। Like I told you, every time the only difference in the states of matter is the intermolecular space. तो वो space बढ़ गई तो वो liquid से किस state में आ गया, गैस में, and that is known as evaporation. Is it clear to you? Now evaporation में कुछ examples लिख लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल
ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, है ना। उसके बाद इवेपोरेशन कहाँ से होती है, इवेपोरेशन फ्रॉम, बताइए बेटा, इवेपोरेशन फ्रॉम रिवर्स, ठीक है। वाटर बॉडीज लिख लेते हैं, सारी वाटर बॉडीज से होती है, ठीक है। और लीव्स से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। उसके बाद इवेपोरेशन कहाँ यूज होती है, कूलिंग ऑफ वाटर इन अर्दन पॉट्स, मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा हो जाता है। क्यों होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम कवर करेंगे इसको। और इवेपोरेशन कहाँ यूज होती है डेली लाइफ में, डेजर्ट कूलर्स। डेजर्ट कूलर्स वो नहीं होते जो डेजर्ट में यूज होते हैं, जो आपके कूलर हैं उनको हम डेजर्ट कूलर्स कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, नाउ लेट्स गो थ्रू देम। अब मिट्टी के घड़े में क्या होता है, मिट्टी के घड़े में पानी पड़ा है तो उसमें कोई बर्फ़ थोड़ी ना डालते हो ठंडा हो जाए, ना वो आप उसको फ्रिज में रखते हो, पड़े पड़े पानी बहुत ठंडा हो जाता है। क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ बेक्ड क्ले, ठीक है, राइट। तो उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। सो जब ज़्यादा गर्मी होती है, कहते हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है घड़े में उतना ठंडा पानी होता है। अब ऐसा क्यों है, कोई जादू की छड़ी फेरते हैं कि छू मंतर छू पानी ठंडा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आई टोल्ड यू, इस घड़े में पोर्स हैं, मिट्टी की जो सरफेस है बेक्ड क्ले की, उसमें पोर्स हैं। तो क्या होता है कि अब ये जो पानी है ये सराउंडिंग हीट पे, कौन सा पानी, जो सरफेस पे है, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू एस्केप, जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो दे आर एबल टू एस्केप राइट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द अर्दन पॉट। और क्या होता है, अब जब इन्होंने सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक कूलिंग इफेक्ट, तो जिससे बाकी पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि आपने रात को घड़ा भर दिया सुबह आधा हो जाएगा, नेग्लिजिबल लेवल पानी का कम होता है, ठीक है, यू कांट मेक आउट, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे वो इवेपोरेट कैसे किए, उन्होंने सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब की और वो छूमंतर हो गए, ठीक है, मतलब वो गैसियस स्टेट में बदल गए, ठीक है। तो वो जो सराउंडिंग एरिया था वहाँ क्या हो गई, ठंड हो गई, कूलिंग इफेक्ट आया, ठीक है, राइट। एंड आप इसको वहाँ भी देख सकते हो, प्रैक्टिकली यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस इन समर्स। हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो जब हम स्वेट करते हैं तो हमारा स्वेट कॉटन एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब हम एकदम से बाहर अगर हवा चल रही है या हम फैन में बैठे हैं तो क्या होता है, जैसी इवेपोरेशन होती है, जैसी वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट करता है, हमें ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की हीट, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और वेपर स्टेट में बदल रहा है, तो हमें एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, राइट। सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। उसके बाद ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, आपको पता है कपड़े टांग दो सूख जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, कपड़ों से पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया से हीट एब्जॉर्ब करके, गर्मियों में तभी जल्दी सूखते हैं, अभी हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया वाटर बॉडी से, आपको पता है पानी इवेपोरेट होता है तभी तो बारिश आती है, अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ा हो, ठीक है। सेम ट्रांसपिरेशन भी सेम है, लीव्स की सरफेस पे स्टोमेटा होता है, जब वो खुलते हैं छेद तो क्या होता है, वाटर लॉस होता है, राइट। तभी हमें गर्मियों में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, ओके। सो डेजर्ट कूलर्स। अब डेजर्ट कूलर्स आपको पता है, एक होता है फ़ैन, तो उसमें ऐसा क्या है कि ठंडी हवा आ रही है क्योंकि उसमें एक पंप लगा हुआ है, जो उसके आसपास जो उसकी वॉल्स हैं डेजर्ट कूलर में स्ट्रॉ लगी होती है, उसके ऊपर पानी डालता है पंप, ठीक है। और ये जो पानी है, जब ये क्या करता है, जब गर्मी होती है तो वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करके पानी जो है वो उड़ जाता है, राइट, और कूलिंग इफेक्ट देता है। तो उस कूल स्पेस से जब आपको हवा आती है तो हवा ठंडी आती है, ठीक है, तभी आपको कूलर में पानी डालना पड़ता है, क्योंकि पंप ने क्या किया, उस पानी को पूरे स्ट्रॉ में जो उसके कंपार्टमेंट्स हैं उस पर पानी छिड़का, वो पानी इवेपोरेट हुआ, कूलिंग इफेक्ट हुआ, तो आपको ठंडी हवा आई, ठीक है, राइट। सो सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। नाउ लेट्स कम टू फैक्टर्स affecting
the rate of evaporation. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आ गया वो है आपका सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। हमने पढ़ा था कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन होती है, तो बड़े इंपॉर्टेंट एक फीचर क्या था, इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, और दूसरी चीज़ याद रखिए, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस से ही इवेपोरेशन होती है, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। सो ऑब्वियसली सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करेगा, सो मोर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे और उतनी ज़्यादा इसलिए इवेपोरेशन होएगी। सो मोर इज़ द इवेपोरेशन। इसके मैं आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, ठीक है। आप सब बच्चे मैगी खाते हो, है ना, तो जब गरम गरम मैगी बनती है तो वेट तो होती नहीं है कि मुंह जल जाएगा, आप मुंह में डालो, तो आप क्या करते हो, बड़ी इंटेलिजेंटली मैगी को अपनी प्लेट में फैला देते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो जो हीट है उससे जो मैगी में जो लिक्विड है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा और आपकी मैगी जो है वो ठंडी हो जाएगी, खाने लायक हो जाएगी, है ना, राइट। उसके बाद जब हम कपड़े डालते हैं तो हम उसको फैला के डालते हैं तार पे। आप सब ने देखा होगा घर में मम्मी कपड़े धो के तार पे डालती है, फैला के डालती है, ऐसे तो सीधा नहीं डाल देते, तो हम उसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होएगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होएगी, उतनी जल्दी कपड़ा सूखेगा, ठीक है, राइट। उसके बाद नंबर 2 इज टेम्परेचर। अगेन क्या रिलेशन है, मोर द टेम्परेचर more is the evaporation, ओके। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जिस दिन धूप ज़्यादा तेज़ होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा तो उतने ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स जल्दी काइनेटिक एनर्जी जो उनकी होएगी, इट इज़ गोइंग टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और जल्दी काइनेटिक एनर्जी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज गोइंग टू बी मोर, ठीक है, राइट। उसके बाद तीसरा आ जाते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट of water vapor in the atmosphere। हवा में कितनी नमी है, ठीक है, कितना मॉइस्चर है, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब हम वापस कपड़ों पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। आपको पता है कि बारिश में नाउडेज इट्स मानसून सीजन, कपड़े सूखते ही नहीं है ना, बहुत मुश्किल से सूखते हैं। वाई? बिकॉज ऑलरेडी द एयर इज़ लोडेड विद वाटर वेपर। तो पानी से, जो कपड़ों से पानी वाटर वेपर बन के कहाँ जाएगा, जगह ही नहीं है, ठीक है। तो हवा कहती है नहीं जी मुझे वाटर वेपर नहीं चाहिए, कपड़ों को अपने पास ही रखो, ठीक है। तो बहुत स्लोली इवेपोरेशन होती है, बिकॉज ऑलरेडी द एयर इज़ लोडेड विद वाटर वेपर। सिमिलरली जो आपका डेजर्ट कूलर है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स पंप ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब क्या है, इवेपोरेशन हो नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है, तो वो स्ट्रॉ से पानी सूख के कहाँ जाएगा, देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग द पंप, ठीक है। तब सिर्फ फैन चलता है, एक एडिशनल फैन का काम करता है डेजर्ट कूलर। सिमिलरली आपके घड़े भी बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न इनफेक्टिव हो जाते हैं, अर्दन पॉट्स, ठीक है, ड्यूरिंग मानसून सीजन। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट में विंड, ठीक है। अगर आपकी हवा ज़्यादा तेज़ चल रही होती है तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। दैट मीन्स जितना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ विंड जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा तेज़ होती है हवा, उतनी जल्दी इवेपोरेशन होती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज क्या होता है, जो विंड है हवा में जैसे जैसे मॉइस्चर ऐड हो रहा है उसको उड़ा के ले जाती है, एंड फिर से ड्राई एयर इज़ अवेलेबल टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो
जैसे ही थोड़ा सा कपड़ा सूखा, आसपास मॉइस्चर बिल्डअप हुआ, हवा उसको उड़ा के ले गई, एयर फिर से ड्राई एयर अवेलेबल हो गई और जल्दी इवेपोरेशन होएगी, क्योंकि क्या होएगा, वो ह्यूमिड नहीं होने देगी कंडीशंस को हवा, ठीक है। सो क्या होएगा, मोर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, मोर इज द इवेपोरेशन। उसके बाद एक पॉइंट पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट इसका, दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, आपको पता है एसीटोन, एसीटोन किस में होता है, आप सबने अपनी मम्मी के पास देखा होगा, नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। ये आप ट्राई मत करना, डांट पड़ेगी मम्मी से, ठीक है। या वाइटनर, और कहाँ होता है एसीटोन, वाइटनर में होता है, जो आपका करेक्शन पेन होता है ना, उसमें आप देखते हो ना, करेक्शन पेन से जैसे ही करेक्शन करते हो विद इन सेकेंड्स वो सूख जाता है ना, क्योंकि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इट इज़ वेरी लेस। तो जो आपका रूम टेम्परेचर है उसकी हीट सफिशिएंट होती है उनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वेयर एज सो मच सो, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर अगर आप खुला छोड़ दो तो विद इन फ्यू मिनट्स वो बॉटल पूरी खाली हो जाती है, ठीक है, राइट। बट इन केस ऑफ वाटर दे आर मोर क्लोजली बॉन्डेड, उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है ना। तो पानी की नेचर कैसी है कि दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर एज कम्पेयर टू एसीटोन। तो उसमें आप ग्लास पानी का टेबल पे रख दो तो वो कुछ मिनटों में उड़ नहीं जाएगा, इट्स गोइंग टू टेक months to evaporate, वो ग्लास खाली करने के लिए, ठीक है, राइट। सो अगेन नेचर ऑफ द लिक्विड, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, इवेपोरेशन इज गोइंग टू बी लेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इवेपोरेशन इज गोइंग टू बी मोर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, if this is more then evaporation is going to be less and vice versa। वाइस वर्सा का यहाँ मतलब क्या होगा, क्या इम्प्लाई कर रहा है वाइस वर्सा, कि अगर अट्रैक्शन कम हुई तो ये ज़्यादा हो जाएगा इवेपोरेशन, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेपोरेशन टॉपिक कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। इन जनरली सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए एक बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका आप ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम एक न्यू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली 11th-12th में, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड। ये एक बीकर ले लिया मैंने और मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। सो आफ्टर अ वाइल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सरफेस से इवेपोरेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट करेंगे एंड दे विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर मैं इसको लेट्स से कवर कर देती हूँ, इस पर मैंने एक ढक्कन लगा दिया, आई पुट अ लिड, मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पहले इवेपोरेशन हो रही थी, धीरे धीरे ये आपकी सरफेस है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन हो गई, तो काफ़ी वेपर्स भर गए। कुछ वेपर्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे, कुछ यहाँ स्ट्राइक करेंगे, कुछ यहाँ स्ट्राइक करेंगे और वापस आएंगे, बच के वापस आएंगे, क्योंकि एस्केप करने की जगह नहीं है ना। जब काफ़ी वेपर्स हो गए तो कंजेशन हो गई, तो कुछ वेपर्स जो बिल्कुल सरफेस के पास आ जाएंगे। नाउ यू नो दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज कोहेजन, force of attraction between same molecules। और एडिशन क्या होता है, force of attraction between molecules
ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे मैं अगर दो मॉलिक्यूल्स पढ़ रही हूँ ए और बी, तो ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज कोहेजन, और ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज एडहेजन। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल विच इज इन वेपर स्टेट और ये जो लिक्विड स्टेट में सरफेस पे है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा एंड सून दिस विल ऑल्सो जॉइन द लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल भी यहाँ आ जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज अब कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड स्टेट को हम क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन। सो इन सिंपल लैंग्वेज, पहले क्या थी, इवेपोरेशन हो रही थी, जब काफ़ी हो गई तो उसके बाद क्या शुरू हो गई, कॉन्डेंसेशन। ठीक है, इफ़ यू लुक एट दिस ग्राफ, पहले सेम आपका था टेम्परेचर, सो विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा था, इवेपोरेशन का रेट कांस्टेंट था, इवेपोरेशन हो रही थी एंड सून यहाँ से कॉन्डेंसेशन भी शुरू हो गई। ठीक है, नाउ एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, आपने ये देखा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होएगा, पहले इवेपोरेशन थी, फिर कॉन्डेंसेशन शुरू हो गई एंड आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन। ठीक है, मतलब जिस स्पीड से पानी जो है, जो लिक्विड स्टेट से गैस में बदल रहा है, उसी स्पीड से जो वाटर वेपर है गैसियस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में बदल रहा है। तो दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट या बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम आप बहुत डिटेल्स में 11th में पढ़ोगे, 7th चैप्टर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो क्या होएगा कि जिस स्पीड से इवेपोरेशन हो रही है उस स्पीड से कॉन्डेंसेशन हो रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो उस समय जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इस बीकर के अंदर, दैट इज जब इवेपोरेशन एंड कॉन्डेंसेशन सेम हो गई, तो उस समय जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर exerted by the vapors on the walls of the closed vessel. ठीक है, at physical equilibrium। ठीक है, किसके बीच में, वेपर्स एंड लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कॉन्डेंसेशन बराबर हो गया, सो दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, सो ये ग्राफ भी सेम एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन है, धीरे धीरे कॉन्डेंसेशन शुरू हो गई और जब दोनों बराबर हो गए तो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, और इस टाइम जो वेपर का प्रेशर है दैट इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इस ग्राफ में हम थोड़ी देर में आएंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर बीइंग टेम्परेचर। ठीक है, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। नाउ यू नो दैट अभी हमने इवेपोरेशन में पढ़ के हटे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उसमें उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होएगा एज कम्पेयर टू कॉन्डेंसेशन। तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे दैट मीन्स उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होएगा। ठीक है, सो मोर द टेम्परेचर, more is going to be the vapor pressure. सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। इसको भी हम इवेपोरेशन से रिलेट कर सकते हैं। अगर लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होएगी, जैसे एसीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो वो जल्दी वेपराइज होता है, उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, दैट मीन्स वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी मोर एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, वाटर में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है स्लो होता है,
राइट क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. वाटर की नेचर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सो नाउ सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, इवेपोरेशन इज लेस एंड लेस वेपर्स आर गोइंग टू बी formed. So that is your nature of liquid. इसमें आपको यूजुअली कंपेयर करने को आ जाता है 3 लिक्विड्स, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. ठीक है, इसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसमें इंटरमीडिएट और इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो इसमें क्या होएगा? क्योंकि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होएगी, तो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. इसमें मॉडरेट और इसमें सबसे कम. सो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड ऑफ वेपर प्रेशर. क्वेश्चन ये आपका कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है. ठीक है, राइट. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है और आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, दैट इज़ बॉइलिंग. ठीक है, now we are going to look at a very important concept, that is boiling. ठीक है, बॉइलिंग को आप सिंपल भाषा में क्या कहते हो? उबलना, है ना. तो इसके पीछे हम टेक्निकलिटी समझते हैं कि एक लिक्विड जो है वो कब बॉयल होता है. राइट नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इज कि जब वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है, the liquid boils. ठीक है, और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल हुआ, मतलब जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लिक्विड बॉइल्स. ठीक है, राइट. नाउ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. ऑल्दो इसमें भी व्हाट इज कॉमन इज, इसमें भी लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. वी विल कम टू द डिफरेंसेस, पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, सो जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सो दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, so what is boiling point? It is the temperature at which vapor pressure equalizes atmospheric pressure. ठीक है, आप इसमें भी काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं. अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हो 1 एटमॉस्फेयर, so if you are taking the atmospheric pressure as 1 atmosphere, ठीक है, राइट. तो अगर आपने, क्योंकि हम अभी जिस प्रेशर पे बैठे हैं दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हो, तब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेंगी, अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया है 1 बार, ठीक है, तब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ऑल्दो इसमें कुछ डेसिमल का ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट ये आपको की टर्म्स जो हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. जो एक बार है इट इज़ लेसर देन 1 एटमॉस्फेयर. बार जो है स्मॉलर क्वांटिटी है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर.
ठीक है। तो सिंस 1 बार इज लेस दैन 1 एटमॉस्फेयर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ गोइंग टू बी मोर दैन स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर जो है 1 बार से ज़्यादा होता है, इसलिए आपका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होएगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम पानी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं तो पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना लेते हैं हम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाउएवर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 99.6 degrees Celsius at 1 bar pressure. So can you see there is a very minute difference, you might even not notice it, ठीक है, but this is the concept, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो the next thing is कि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। नाउ इसको आप देखिए, ये आपका 1 एटमॉस्फेयर है, दैट मीन दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको 3 लिक्विड्स दिए हुए हैं, डाई इथाइल ईथर का ग्राफ है, ये इथाइल अल्कोहल का ग्राफ है और ये वाटर का ग्राफ है, ठीक है। आपको पता लग रहा है कि डाई इथाइल ईथर जो है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसका जो वेपर प्रेशर है, इस साइड वेपर प्रेशर लिया है, इधर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लिया है। तो डाई इथाइल ईथर का इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, कैन यू सी दिस ग्राफ, ये ऐसे जा रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पे आके डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इस पॉइंट पे आके डाई इथाइल ईथर जो है वो बॉयल हो जाएगा, एंड दिस टेम्परेचर इफ यू सी इज प्रिटी लो, दैट इज 34.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तभी ईथर रखते ही किसमें होता है, परफ्यूम्स वगैरह में होता है, तो अगर इसकी बॉटल खुली छोड़ दो तो ये उड़ जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ही 34.6 है, बहुत कम है, रूम टेम्परेचर है, आजकल के समर्स में रूम टेम्परेचर से भी कम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इथाइल अल्कोहल पे, इसके ग्राफ में देखिए आप, ठीक है। सो शुरू से ही आपको दिख रहा है इसका वेपर प्रेशर कितना कम है, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो इस पॉइंट पे आके इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बराबर हुआ, कितने टेम्परेचर पे, 78.5 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर था उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबरी की, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हेंस 78.5। उसके बाद वाटर आप देखिए, इसमें और कम वेपर प्रेशर है, गिवन सेम कंडीशंस में जैसे जैसे हीट कर रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस इसका पानी का वेपर प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबरी हुई, एंड दैट इज हाउ द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका रीज़न मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम होती है, तो जल्दी इवेपोरेशन होती है ना, तो वेपराइजेशन भी ऑब्वियसली जल्दी होएगी, ठीक है, राइट। सो इसमें थोड़ी सी मॉडरेट है और इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इसको ज़्यादा हीट चाहिए अपना वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या हो गया, ग्राफ से पता लग रहा है आपको, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट डाइथाइल ईथर, देन इथाइल अल्कोहल, देन वाटर। वेपर प्रेशर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका होता है, उससे कम इसका, उससे कम इसका एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है। कंफ्यूज हो तो देख लो, जैसे अगर आपसे 20 डिग्री सेल्सियस पे पूछा तो कि वेपर प्रेशर किसका, आपको नहीं भी टेम्परेचर मेंशन्ड है, आपको ट्रेंड पूछा है, तो कोई भी एक टेम्परेचर पे आप ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। आप देख रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस पे डाई इथाइल ईथर का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अल्कोहल का उससे कम है और वाटर का उससे भी कम वेपर प्रेशर है, ठीक है, राइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपको दिख गया यहाँ, राइट। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, दोनों में पहले देखते हैं कॉमन क्या है, दोनों में ही जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में बदल रहा है। However, you know that evaporation is a surface phenomena, ठीक है। evaporation कहाँ होती है, surface पे होती है। However, जो boiling है
बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, इवेपोरेशन कैन हैपन एट ऑल टेम्परेचर्स. इवेपोरेशन takes place at all temperatures, ठीक है. लेकिन जो आपका बॉइलिंग है, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, हैपन्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच vapor pressure equalizes atmospheric pressure, ठीक है. ठीक है, जैसे आपके कपड़े जो हैं वो हर टेम्परेचर पे, सर्दी में भी सूखते हैं, गर्मी में भी सूखते हैं, है ना. लेकिन बॉइलिंग जो है वो पानी की 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रही है, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ वेरी कॉमन एप्लीकेशंस इस सेकेंड पॉइंट को इन व्यू ऑफ द सेकेंड पॉइंट इस पे नज़र रखते हुए, जैसे पहला है मिल्क बॉइल्स अर्लियर या इन लेसर टाइम, कुछ भी दिया हो सकता है आपको क्वेश्चन में, इन लेसर टाइम एट हिल स्टेशंस. नंबर 1. नंबर 2, takes more time to cook food at hill stations, जो हिली एरियाज हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट हिल स्टेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट हायर ऑल्टीट्यूड, ठीक है. सो बेसिकली आई मीन हायर ऑल्टीट्यूड. ठीक है, राइट. उसके बाद प्रेशर कुकर में क्या होता है? फूड इज कुक्ड बेटर एंड इन लेसर टाइम. ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स के पीछे क्रक्स एक ही है, ठीक है. क्या है? कोई चीज़ ने बॉयल कब होना है? जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे, ठीक है. अब हिली एरियाज़ में या जो भी प्लेसेस हायर ऑल्टीट्यूड पे हैं, आपको पता है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है, ठीक है. सो आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे लेट्स से हम प्लेन्स में बैठे हुए हैं और ये आपका लेट्स से दिस लेवल इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट्स से दिस इज़ 1 एटमॉस्फेयर. तो जब आप दूध को उबाल रहे हो, है ना, तो तब तक दूध उबलेगा नहीं जब तक इसका वेपर प्रेशर बढ़ के यहाँ तक नहीं आ सकता, ठीक है. सो लेट्स से इन द गिवन कंडीशंस आप गैस पे एक पर्टिकुलर हीट पे दूध को रखते हो और आप किसी प्लेन में बैठे हुए हो, जैसे चंडीगढ़ में बैठे हुए हो, है ना. तो लेट्स से आपको 5 मिनट्स लग रहे हैं दूध को उबालने के लिए, अज्यूमिंग. अब आप सेम गैस का चूल्हा आप यूज़ कर रहे हो और आप लेट्स से शिमला बैठे हो, जम्मू कश्मीर बैठे हो, किसी भी हायर ऑल्टीट्यूड पे बैठे हो, ठीक है. अब वहाँ पे पहले आपके प्लेन में क्या था? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और उसको इतना इसका टारगेट था, राइट. तो ऑलरेडी हिली एरियाज़ में क्या है? हायर ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इतना ना होके 1 एटमॉस्फेयर ना होके लेट्स से 0.75 एटमॉस्फेयर्स है. तो अब आप देखो मिल्क ने क्या करना है, उसका टारगेट क्या है? कम हो गया ना. तो उसके वेपर प्रेशर को क्या है 1 एटमॉस्फेयर तक नहीं बराबरी करनी पड़ रही, सिर्फ 0.75 एटमॉस्फेयर तक बराबर करना है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब कम हो गया हिली एरियाज़ में. तो उसका टारगेट जो है क्योंकि रिड्यूस हो गया तो कम टाइम लगेगा उसको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए. सो मिल्क इज गोइंग टू बॉयल अर्लियर, जल्दी कम टाइम में उबल जाएगा, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? राइट. ओके, नेक्स्ट इज मोर टाइम टू कुक फूड एट हिल स्टेशंस. सेम चीज़, अब एक ये प्रॉब्लम भी बन जाती है. दूध उबलने में तो आपने गैस बचा ली, लेकिन खाना पकाने में वो सारी कसर पूरी हो जाती है. कैसे पूरी होती है? क्योंकि अगेन यू नो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होएगा, जल्दी जो है सब्जियों का पानी सूख जाएगा,
अभी वो ठीक से पकी भी नहीं होंगी तो वो कच्ची रह जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ढक के उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको ढक के पकाना पड़ेगा। उससे क्या होएगा, जब आप उसको ढकते हो तो क्या हो रहा है, आपने क्लोज सिस्टम कर लिया और उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो सब्जियों के लिए एटमॉस्फेयर क्या है, वो जो क्लोज्ड आपके कढ़ाई में प्रेशर क्रिएट हुआ तब वो पक जाएंगी। दैट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन योर प्रेशर कुकर। सो मोर टाइम टू कुक फूड इन हिल स्टेशंस, अगर आप एक ओपन वेसल में बना रहे हो, बिकॉज एट हायर ऑल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। सो फॉर द सेम रीज़न जो वाटर है, वेजिटेबल्स के अंदर वाटर कंटेंट है वो जल्दी सूख जाता है, इट इवेपोरेट्स और इट वेपराइजेस सूनर एंड द वेजिटेबल इज लेफ्ट अनकुक्ड, वो रॉ रह जाती है, कच्ची रह जाती है, ठीक है। हाउ डू यू सॉल्व इट, यू सॉल्व इट बाय यूजिंग अ प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या किया आपने, ऊपर वेट लगा दिया और आपने उसको एस्केप नहीं करने दिया, ठीक है, वेपर्स को। तो उसमें क्या होएगा, प्रेशर कुकर में आपने एक हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी सब्जियों के लिए, है ना। तो अब क्या होएगा, क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपने आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया प्रेशर कुकर में, प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो सब्जियां एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होंगी, उसका पानी जो है सब्जियों का काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज होगा और उतनी ज़्यादा हीट में आपकी सब्जी जो है वो वेल कुक हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर कुकर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर से आप रोक के या फिर से आप सुन के इसका नोट्स बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज सरफेस टेंशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं अगेन। तो मैं यहाँ फिर से एक बीकर बना रही हूँ, ठीक है, एंड लेट्स से दिस बीकर हैज अ लिक्विड, लेट्स से इट हैज वाटर, ठीक है। नाउ क्या इस बीकर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, 10,000 हैं, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, आर दे एक्सपीरियंसिंग द सेम फोर्स? नो, दे आर नॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। जो मॉलिक्यूल बीच में है इन द इंटीरियर, ठीक है, जो सरफेस पे नहीं है, ये क्या है, सरफेस। बेसिकली व्हाट इज अ सरफेस, इट्स सिंपली अ लाइन विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम, ठीक है। तो ये इसकी सरफेस हो गई, ठीक है। जो इसके इंटीरियर में है, बल्क में है वाटर मॉलिक्यूल, उसको सब तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है। सो अगर आप इस पर नेट फोर्स देखो तो नेट फोर्स क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बल्क का जो मॉलिक्यूल है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी इसकी, 0। किसकी, जो मॉलिक्यूल बीच में है, इंटीरियर में है, बल्क में है। सिमिलरली जो यहाँ मॉलिक्यूल है इसको भी सब तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर लग रही है, ठीक है। सो इसकी भी नेट फोर्स 0 हो गई। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, अब इसके ऊपर तो गैस है ना, काफ़ी दूर है ना, तो वो कुछ खास इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते अट्रैक्शन। जो नीचे हैं लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इसको अपनी तरफ नीचे पुल कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ नेट फोर्स विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ दिस वाटर, ठीक है। और ये फोर्स कैसी है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब अगर यहाँ देखो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो नेट फोर्स सरफेस पे मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, ये वाला तो बराबर कोई नो नेट फोर्स इज देयर, तो इट इज़ इन अ बैलेंस स्टेट। लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये टेंशन में है। टेंशन में क्यों है, क्योंकि ये एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द, किससे परपेंडिकुलर है, लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सरफेस टेंशन को, ये जो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर, एंड सीजीएस यूनिट्स आर डाइन पर सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स के यूनिट न्यूटन और लेंथ के मीटर, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, राइट।
नाउ आपने पढ़ा है कि जब भी अट्रैक्शन होती है, whenever there's a force of attraction, energy is given out and the system comes in a lower energy state. इसका मतलब जो इंटीरियर पे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो सब तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी क्या होएगी, काफ़ी कम होएगी. हाउएवर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसमें कम अट्रैक्शन है. ठीक है, सो बिकॉज ऊपर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में नहीं है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसमें अट्रैक्शन कम है. तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी स्टेट ज़्यादा होएगी. समझ आया? द एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स will be more than energy of the bulk molecules. जो अंदर की तरफ है उनमें कम एनर्जी होएगी क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी. एंड यू नो दैट जब ज़्यादा एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी एन अनस्टेबल स्टेट और इम्बैलेंस्ड स्टेट. तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं ये कोशिश करेंगे अपने आप को पास लाने की बल्क के मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, सो ये जो सरफेस पे जितनी अब आपको पता है सरफेस टेंशन कहाँ हो रही है, सरफेस पे. तो कोई भी लिक्विड जो है वो क्या कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि वो अपना पास आ जाए बल्क मॉलिक्यूल्स के, ताकि मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया हो. अगर सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा तो ये जो सरफेस टेंशन है ये कम हो जाएगी. ठीक है, ये जो इम्बैलेंस है या ये जो अनस्टेबल स्टेट है ये कम हो जाएगी. ठीक है, इट विल बिकम मोर एंड मोर स्टेबल. जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो सरफेस टेंशन कम होती जाएगी. ठीक है, सो दैट इज़ वाई हर एक जो लिक्विड होती है उसकी एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, सो देयर इज़ अ इलास्टिक मेम्ब्रेन. जो लिक्विड्स की सरफेस क्या होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज अब अगर उसकी सरफेस एरिया कम हुई उसके अंदर जो है एनर्जी कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम होएगी, जिसकी वजह से एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी. इट विल बिकम मोर स्टेबल. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी टू अंडरस्टैंड दिस मोर. ठीक है, अब सरफेस एनर्जी क्या है कि अगर मुझे सरफेस बढ़ानी है किसी लिक्विड की तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी. ठीक है, इस सरफेस को बढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा सरफेस मतलब हायर एनर्जी स्टेट, छोटी सरफेस या कम सरफेस मतलब लोअर एनर्जी स्टेट. सो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट. ठीक है, तो इसके SI यूनिट्स क्या हो जाएंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो कितने जूल्स एनर्जी लगी. ठीक है, सो एनर्जी पर अपॉन एरिया तो क्या हो गया, जूल्स पर मीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स कम बैक टू दैट इलास्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, अब क्या होएगा कि अगर हम इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सो टू बिकम स्टेबल इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कम बैक टू द लोअर सरफेस एरिया और टू द स्मॉलर सरफेस एरिया. ठीक है, तो क्या आएगा, वो वापस आने की कोशिश करेगा. ठीक है, जिस तरह अगर एक इंसेक्ट उस पर चल रहा है पानी के ऊपर, जो बहुत हल्के इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज वाटर की जो सरफेस है इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. ठीक है, राइट. तो यहाँ भी एक लिख लेते हैं पॉइंट, जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स are able to walk on the surface of water. ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज द सरफेस acts as a stretched membrane. ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन. अब ये कैसे है, जैसे एक इंसेक्ट उस पर अपने पाँव रखेगा तो वो क्या कर रहा है, वो सरफेस एरिया जो है पानी का बढ़ा रहा है, तो उसका एनर्जी लेवल जो है बढ़ गया.
अब वापस एनर्जी लेवल को कम करने के लिए पानी अपनी सरफेस को कम करने की कोशिश करेगा, तो जो खिंच गया था वो वापस आ गया। तो इट्स लाइक एन इलास्टिक, ठीक है, जैसे एक रबर बैंड होता है, तो इट एक्ट, इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती बट होती है थोड़ी, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि व्हेनेवर इट कम्स अंडर सर्टन स्ट्रेस, जैसे ये इंसेक्ट उस पर चल रहा था तो उसकी सरफेस स्ट्रेच हो गई थी, और क्योंकि सरफेस बढ़ गई तो सरफेस टेंशन बढ़ गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया, वो अनस्टेबल हो गया। तो उसको वापस स्टेबल होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ट्राई टू कम क्लोजर टू ईच अदर टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, रिड्यूस द सरफेस टेंशन, रिड्यूस द एनर्जी लेवल। तो उसने एक तरह क्या किया, इलास्टिक एक्शन किया, राइट। सो दैट इज हाउ द सरफेस एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपको डेफिनेशंस यहाँ लिख दी हैं, दे आर पिक्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। आसान डेफिनेशंस हैं, आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंसेक्ट्स कैसे चल सकते हैं, ठीक है, राइट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होएगा, टेम्परेचर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, the molecules are going to gain kinetic energy and क्या होएगा, सरफेस एक्सपैंड हो जाएगी, सरफेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। सो क्या है, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड फैक्टर पे। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। नाउ जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो उतना वो नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेंगे सरफेस के मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होएगी, ठीक है। सो अभी हम वही 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास क्या था, वी हैड एसीटोन या ईथर ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। सो अगर मैं इसकी अट्रैक्शन को ट्रेंड बनाऊं तो सबसे कम अट्रैक्शन किस में है, राइट। सो अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में है, वाटर में, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें मॉडरेट है, और इसमें मिनिमम अट्रैक्शन है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है तो उतना ज़्यादा सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल डाउनवर्ड पुल जो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होएगा या उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होएगी। तो सरफेस टेंशन का भी ट्रेंड क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम फॉर वाटर, मॉडरेट फॉर इथाइल अल्कोहल एंड मिनिमम फॉर ईथर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम इसमें कोई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस डाल देते हैं, हाइड्रोफोबिक जैसे आपका सर्फ हो गया, निरमा हो गया, ठीक है, जो भी आपका वॉशिंग पाउडर है, राइट, या सोप है जिसको हम कहते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो हम अगर ये डाल देते हैं बीच में तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन बिकॉज व्हाट दे आर हाइड्रोफोबिक। तो ये आपस में पानी और ये सोप अपने से दूर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इट विल नॉट इंक्रीज द सरफेस एरिया। वेयर एज अगर मैं कोई हाइड्रोफिलिक चीज़ डाल देती हूँ पानी में, ठीक है, इफ आई पुट समथिंग हाइड्रोफिलिक, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होएगा, इट विल मिक्स अप विद द वाटर एंड इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, इट विल इंक्रीज सरफेस टेंशन, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक चीज़ डालूंगी तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, हाइड्रोफिलिक चीज़ डालूंगी तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है। 3 फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या था, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होएगा, मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे, उनमें अट्रैक्शन कम होएगी, अट्रैक्शन कम होएगी तो क्या होएगा, सरफेस टेंशन कम होएगी, राइट। सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। उसी तरह नेचर ऑफ लिक्विड में हमने पढ़ा कि जितनी अट्रैक्शन है उतनी सरफेस टेंशन है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम करते हैं, और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस सरफेस टेंशन बढ़ाते हैं।
अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं सरफेस टेंशन की, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वो कब होएगी, जब सरफेस एरिया मिनिमम होएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप वाई, ठीक है। अब क्या है, अगर आप डिफरेंट शेप्स को कंपेयर करो, जैसे हो गया स्फेरिकल, हो गया कोनिकल, हो गया सिलेंड्रिकल, हो गया क्यूबॉइडल, हो गया क्यूबिकल, हो गया, सो आउट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशनल शेप्स दैट यू हैव स्टडीड, इट इज़ द स्फेरिकल शेप विच हैज़ फॉर अ गिवन वॉल्यूम द लीस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करती हैं, सारे अंदर की तरफ, ऑल द वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या है, ऑल द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये अपने आप को अंदर की तरफ, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ इनवर्ट पुल विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। तो जब ये इनवर्ट पुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, सो नाउ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम एनर्जी, ये कौन सी शेप अक्वायर करेंगे इन दिस प्रोसेस जिसमें मिनिमम सरफेस एरिया है, और मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फेरिकल शेप का, ठीक है। सो वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, बिकॉज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट will be when the surface area is minimum, and for the different 3D or 3-dimensional shapes, it is the spherical shape which has the minimum surface area, plus you can draw this diagram also, ठीक है। उसके बाद आता है however जब वो गिरने वाली होती हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब जैसे बारिश की बूंदें वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, जब वो गिरने वाली होती हैं उनकी टीयर ड्रॉप शेप क्यों हो जाती है स्फेरिकल की जगह, ठीक है, या स्लाइटली फ्लैट क्यों हो जाती है डाउनवर्ड्स, द रीज़न इज़ कि क्या होता है, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन दे अप्रोच द सरफेस, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी शेप स्फेरिकल से टीयर ड्रॉप शेप हो जाती है या फ्लैट टूवर्ड्स द बॉटम, ठीक है। उसके बाद है शार्प ग्लास एजेस आर हीटेड फॉर मेकिंग देम स्मूथ। अब शीशा है, उसकी अगर आप देखो एजेस बहुत तीखी होती हैं, है ना, तो उसको स्मूथ करने के लिए क्या होता है, उसको रगड़ते हैं, ऐसे काटते हैं शेप में, ऐसे नहीं करते, हम उसको हीट करते हैं। जब हम ग्लास इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड, एंड जब हम उसको हीट करेंगे तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, है ना, राइट, यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, या आप उसकी अट्रैक्शन को जो है दे विल मूव अवे, surface area will increase. Now in order to decrease the surface area they will try to move closer to each other, और उस प्रोसेस में वो कौन सी शेप एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, स्फेरिकल शेप। तो जब आप ग्लास को गर्म करते हो तो क्या कर रहे हो, आप उसकी सरफेस टेंशन बढ़ा रहे हो। उसको कम करने के लिए जब वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो उसकी एज जो है, जो ऐसे था ग्लास, तो उसकी एज क्या हो जाएगी, उसकी एज राउंडेड हो जाएगी, ठीक है। सो जिससे इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज, क्लियर। सो दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद है जब आप मिट्टी को गीला करते हो तो क्या होता है, वो आपस में चिपकती है, ठीक है, जो सॉइल के ग्रैन्यूल्स हैं दे क्लिंग टू ईच अदर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप गीला कर रहे हो तो सारे इंडिविजुअल वाटर पार्टिकल्स पे वाटर की फिल्म आ रही है, ठीक है। सो हर एक के आसपास एक थिन फिल्म ऑफ वाटर है एंड इट्स एक्सपीरियंसिंग सरफेस टेंशन। तो अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, when they cling to each other, right, तो what is going to happen, जो surface area है वाटर फिल्म का वो कम हो जाएगा। so that is why वो आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं ताकि जो नेट surface area है वो कम हो जाए, एंड वो surface area कम हुआ तो lower energy state, more stable state, ठीक है। उसके बाद है capillary action, ठीक है, इसको एक बार हम अच्छे से समझते हैं। what is capillarity? Capillarity is tendency of liquid to rise into tiny pores or narrow openings, ठीक है। Now why capillarity? Capillary tube क्या होती है, एक बहुत बारीक से छेद वाली ट्यूब होती है, ठीक है। So capillarity is कि अगर मैंने एक ट्रफ ले लिया और इसमें यहाँ पे मैंने पानी को पोर कर दिया, ठीक है, और बीच में एक कैपिलरी ट्यूब रख दी। कैपिलरी ट्यूब क्या है, बहुत बारीक ओपनिंग वाली ट्यूब। तो क्या होएगा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इसके अंदर जो है पानी जो है वो राइज कर जाएगा, ठीक है, एंड यू कैन सी वाटर हेयर। सो दिस इज नोन एज कैपिलैरिटी, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू राइज इन टाइनी पोर्स
ठीक है, या नैरो ओपनिंग, इसकी ओपनिंग नैरो है, इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी सरफेस को, ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अपनी सरफेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसी एफर्ट में क्या होता है कि पानी इसमें चढ़ जाता है, दैट इज़ नोन एज कैपिलैरिटी, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी अगर आप बैरोमीटर में देखो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट कंफ्यूज नहीं होना। ये किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक में मर्क्यूरी भर दी और उसमें एक 100 सेंटीमीटर्स की ट्यूब डाल दी, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर की दबाव की वजह से इसमें मर्क्यूरी चढ़ रही थी, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ कैपिलैरिटी क्या है, यहाँ आपको समझाऊंगी डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी, ठीक है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक चीज़ पे पड़ता ही है, उसके ओवर एंड अबव वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो सरफेस पे हैं, वो अपने आप को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सरफेस एरिया जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर फोर्स्ड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ये जो इसमें नैरो ओपनिंग वाली ट्यूब में लिक्विड चढ़ गया, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी, ठीक है। वाटर एंड मर्क्यूरी दोनों में कैपिलैरिटी होएगी, बट थोड़ा सा फिनोमिना में डिफरेंस आएगा, ठीक है। वो कैसे, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, इसी वीडियो में पढ़ा था, बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडिशन, ठीक है। What was cohesion? Force of attraction between two similar molecules, जैसे A और A के बीच में जो force of attraction है, और adhesion क्या था, force of attraction between two different molecules, जैसे A और B के बीच में जो force of attraction है, ठीक है। ओके, नाउ अब अगर मैं एक ट्रफ ले लेती हूँ, ठीक है, और एक यहाँ दो ट्रफ ले लेती हूँ, इनफैक्ट, राइट, लेट्स रब दिस। एक ट्रफ में मैंने डाल दिया पानी, ठीक है। सो आई हैव वाटर हेयर इन दिस ट्रफ, आई हैव वाटर, एंड इन दिस ट्रफ आई हैव समथिंग लाइक मर्क्यूरी या हनी डाल दिया या ग्लिसरीन डाल दी, ठीक है। अब मैं इन दोनों में एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी मैंने एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जब मैं इसमें कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करूँगी, इसमें पानी चढ़ेगा और फाइनली अगर आप ये यू कांट मेक आउट, ध्यान से, हमें फ्लैट ही लगता है, इसका जो सरफेस है ऐसे हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जो इसमें पानी चढ़ेगा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन वाटर इज गोइंग टू राइज, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ कैपिलरी एक्शन, और जो इसमें पानी चढ़ेगा उसकी सरफेस, फाइनल सरफेस कैसी होएगी, ऐसी। सो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे मैग्नीफाई कर रही हूँ, तो आपको इसकी फाइनल सरफेस कैसे दिखेगी इस कैपिलरी में, आई एम जस्ट मैग्नीफाइंग दिस पार्ट, यू गोइंग टू सी इट लाइक दिस, ठीक है। ये सारा पानी है, तो फाइनल सरफेस कैसी है, ऐसे है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सरफेस बनती है इसको हम कहते हैं मेनिस्कस, और इसकी शेप क्या है, कॉनकेव। सो इट इज गोइंग टू हैव अ कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है। वेयर एज जब मैंने मर्क्यूरी को इसमें डाला और इसके अंदर मैंने एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी, तो क्या होएगा, जो मेरा मर्क्यूरी है, ठीक है, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, डिपेंडिंग की प्रेशर भी कितना है, इतना भी, ऐसे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। बट व्हेन आई मैग्नीफाइड, यहाँ ध्यान दो, इसका मेनिस्कस कैसा है, ऐसा है। सो दिस इज द मर्क्यूरी, और ये इसकी ऊपर की ओपनिंग है। ये मेनिस्कस कैसा है, कॉन्वेक्स, सो देयर इज अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। दोनों में कैपिलरी एक्शन हुआ, और दोनों में मर्क्यूरी का और पानी के चढ़ने का रीज़न क्या था, सरफेस टेंशन थी, जिसकी वजह से देयर इज़ अ कैपिलरी एक्शन, बट दोनों का मेनिस्कस अलग है, ठीक है। अब हम इसको और क्लोजली समझते हैं। नाउ इन वाटर मॉलिक्यूल कौन से दो सब्सटेंसेस हैं, वाटर एंड ग्लास, ठीक है, राइट। तो पानी और ग्लास में, ठीक है, सो वाटर एंड ग्लास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज एडहेजन, ठीक है, एडहेजन इज ग्रेटर देन कोहेजन, ठीक है। तो पानी में क्या केस हुआ,
द फोर्स ऑफ adhesion किसके बीच में, वाटर एंड ग्लास के, इज मोर देन द फोर्स ऑफ कोहेजन। मतलब पानी जो है वो अपने भाइयों से कम प्यार करता है, ग्लास से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो अगर पानी की सरफेस ऊपर ऐसी थी, ठीक है, लेट्स से इट इज़ फ्लैट, सो व्हाई इट हैज़ बिकम कनकेव, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में इतना प्यार नहीं है जितना ग्लास के साथ है। तो ये एक दूसरे को छोड़ के यहाँ से ये कहाँ चढ़ने की कोशिश करेगा, ऊपर। सिमिलरली ये वाला भी इस साथ वाले को छोड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो मेनिस्कस कैसा हो जाएगा, कॉन्केव। बिकॉज ऑफ more attraction towards glass, they will try to cling to the glass surface, so in that process उसका meniscus कैसे हो गया, concave। ठीक है, now let's see mercury के केस में उल्टा क्यों होता है। आपने अभी तक गैस कर लिया होगा, but I will have to explain। in case of mercury, जो mercury और glass, ठीक है, मर्क्यूरी और ग्लास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ लेस दैन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी। दैट मीन्स मर्क्यूरी की कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, एडहेसिव फोर्स वीकर है, जिसकी वजह से क्या होएगा कि लेट्स से ऐसे पहले फ्लैट सरफेस थी, ठीक है, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स की, तो सिंस उनका आपस में ज़्यादा प्यार है, तो जो यहाँ पे मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, दे विल मूव अवे फ्रॉम द ग्लास, और वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये ऊपर चढ़ गया, ये भी ऊपर चढ़ गया, ये भी इधर आ गया, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे। दे विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ग्लास। सो इन दैट प्रोसेस क्या होएगा, उनका जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डज वाटर wet a glass surface and mercury does not, और इसी मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी की वजह से वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर, क्योंकि ये चिपकता नहीं है ग्लास सरफेस से। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जैसे आप पानी की ड्रॉप को एक ग्लास प्लेट पर डालते हो तो वो फैल जाती है, क्योंकि पानी के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छलांग मारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ग्लास के पास पहुँचे। ठीक है, सो इन दैट प्रोसेस इट द वाटर मॉलिक्यूल जो उसकी ड्रॉप है, जिसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे कोशिश करते हैं कि वो ग्लास की सरफेस पे पहुँचे, क्योंकि उनका प्यार ग्लास के लिए ज़्यादा है। ठीक है, द एडहेसिव फोर्स इज मोर दैन कोहेसिव, तो इसलिए इन दैट प्रोसेस प्लेट पूरी गीली हो जाती है, क्योंकि वाटर की फिल्म स्प्रेड हो जाती है। वेरेज अगर आप मर्क्यूरी को पोर करोगे तो क्या होएगा, उनका प्यार जो है आपस में ज़्यादा है, भाईबंदी ज़्यादा है, ग्लास को वो पूछते भी नहीं है, तो वो ग्लास से दूर भागेंगे। तो अगर आप उसको ऐसे पोर करोगे तो वो सारे क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू मेक टाइनी बॉल्स टू इन ऑर्डर टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। ठीक है, एंड क्योंकि उसमें कोहेजन ज़्यादा है दैन एडिशन, तो दे विल स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, राइट। सो दिस वाज वन। कुछ और इसकी एप्लीकेशंस भी है। इन सब का रीज़न कैपिलरी एक्शन है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर है ना, वो इंक कैसे सोक करता है, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर में टाइनी पोर्स होते हैं, तो कैपिलरी एक्शन से इंक उसमें चढ़ जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने कोई अर्दन लैम्प देखा हो तो उसमें तेल डालते हैं, तो उसकी विक में या दिए में जब तेल डालते हैं तो कॉटन विक में क्या है, पोर्स होते हैं, तो वो उसमें तेल जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से चढ़ जाता है। ठीक है, सिमिलरली प्लांट्स में भी रूट्स जो है क्या करते हैं, जो रूट्स दे एब्जॉर्ब वाटर और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वन ऑफ द रीजंस इज कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी फाउंटेन पेन की निब देखी हो तो उसमें बीच में ऐसे कट होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें इंक में डिप करते हैं तो क्या है, ये कैपिलरी का काम कर रहा है और इसमें इंक चढ़ जाती है ऊपर। ठीक है, राइट। उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, जब पेंट ब्रश को आप डिप करते हो पानी में, यू टेक इट आउट, तो जिसके सारे बाल हैं पेंट ब्रश के, दे ट्राई एंड क्लिंग टू ईच अदर लाइक दिस, जिससे क्या होता है कि वो अपनी नेट सरफेस एरिया रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दे आर क्लिंगिंग सो दैट द सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सरफेस टेंशन इज मिनिमम। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड सरफेस टेंशन और उसके हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़े, राइट, जस्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा न्यूमेरिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट भी है जो आप फिजिक्स में करोगे, बट
both of them will merge, they will in fact they will help each other to understand the topic better. जो आपको केमिस्ट्री में दिया हुआ और फिजिक्स में दिया हुआ है, आपने किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है. डुप्लीकेशन नहीं है इसमें. बेसिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से माइन्यूटली माइक्रोस्कोपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक जाके कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है और उसमें उसका टेक्निकल या मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझाया हुआ है, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ विस्कोसिटी. So now we are going to look at this last property of liquid, that is viscosity. Viscosity को हम अगर easy language में समझें तो ये liquid friction भी होता है, ठीक है. Now ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक liquid flow करता है तो it is believed to flow in layers. अब let's say एक surface है और उसके ऊपर पानी flow कर रहा है, तो जो layer पानी के साथ जो सरफेस है, ठीक है, उस पानी की जो लेयर उस सरफेस के साथ चिपकी हुई है उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी? 0 होएगी, ठीक है. उसके ऊपर जो लेयर है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होएगी. जो उसके ऊपर लेयर है उसकी वेलोसिटी और भी ज़्यादा होएगी, ठीक है. तो राइट, सो एट एनी गिवन पॉइंट अगर आप कोई भी एक लेयर स्टडी कर रहे हो तो उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है. और वो वाली लेयर क्या करती है? इस गिवन लेयर का मोशन एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है और उस गिवन लेयर के नीचे वाली लेयर जो है उसकी वेलोसिटी इस गिवन लेयर से थोड़ी सी कम होती है और नीचे वाली लेयर जो है उसको स्लो करने की कोशिश करती है, ठीक है. इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं? लैमिनर फ्लो, ठीक है, राइट. अब विस्कोसिटी क्या होती है? अब नाउ व्हेन दीज लेयर्स आर मूविंग, ठीक है, विद अ डिफरेंस इन सम वेलोसिटी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. सो देयर इज अ फोर्स विच इज ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स, राइट. एंड दिस फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन, इसको क्या कहते हैं? हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, या हम इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, राइट. अब इस डायग्राम पे आते हैं. लेट्स से कि देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर दैट आई एम स्टडिंग. इनके बीच में देर इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज dz, ठीक है, एंड द डिफरेंस इन द वेलोसिटी इज लेट्स से du मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है. तो what is going to be the velocity gradient? velocity gradient क्या बन जाएगा आपका? du upon dz, ठीक है. now there is a force of, because of this velocity gradient there is going to be a force of friction, ठीक है. so some force is required to maintain this flow ताकि जो liquid है वो रुक ना जाए. और वो जो force है उसका क्या एक्सप्रेशन होगा? दैट फोर्स इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब जितना लेयर्स आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, जितना वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उतनी ज़्यादा उनमें विस्कोसिटी होएगी. तो उसको कम करने के लिए या लिक्विड को मोशन में रखने के लिए क्या होएगा? हमें उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. सो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. उसके बाद फोर्स इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होएगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होएगी और हमें उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, विच मीन्स फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू du/dz या force equals to eta. This is known as eta, eta into a into du/dz, जहाँ et क्या हो गया आपका? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है. तो अगर आपका सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर a इज आपका 1 यूनिट, ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑल्सो 1, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, ठीक है. तो अगर दोनों ही 1 है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी, तो क्या आएगा आपका? ईटा किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के, ठीक है. सो यू कैन डिफाइन ईटा. सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो व्हेन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेयर्स इज 1 यूनिट एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1 यूनिट, ठीक है. अब इस ईटा के डिफरेंट यूनिट्स हम देख सकते हैं. SI यूनिट होता है इसका, इसी से डिराइव भी कर सकते हो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. एंड आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल. तो क्या हो गया? पास्कल सेकंड. ये S स्मॉल है, ठीक है. PA इज फॉर पास्कल एंड S इज फॉर सेकंड, ठीक है. या kg पर मीटर इनवर्स, kg मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स. CGS यूनिट्स जो होती हैं इसकी क्या होती हैं? पॉइस,
ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको स्टडी किया था, पॉइस्यूल था। ठीक है, एसआई यूनिट्स जो थी लेटर पॉइस्यूल के नाम से ही हो गई थी। तो सीजीएस यूनिट क्या है? पॉइस। ठीक है, एंड जो एसआई यूनिट है वो क्या है? पॉइस्यूल या डेकापॉइस। ठीक है, नाउ वन पॉइस, एक जो सीजीएस यूनिट है, वन पॉइस इज 10⁻⁻1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या वन पॉइस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 पास्कल सेकेंड, या ऐसे भी कर सकते हो 1 पास्कल सेकेंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, और ये 10 पॉइस क्या है? 10 मतलब डेका, दैट इज डेका पॉइस। तो हम एसआई यूनिट को कट्ठे डेका पॉइस भी कह देते हैं। 1 पास्कल सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज 1 डेका पॉइस, मतलब 10 पॉइस, या हम इसका और एक नाम दे देते हैं पास्कल सेकेंड का, पॉइस्यूल। यहाँ मैंने लिखा हुआ है पॉइस्यूल। ठीक है, सो टेक अवे फ्रॉम दिस इज दैट यू शुड नो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट इज पॉइस, एसआई यूनिट कैन बी आइदर ऑफ दीज थ्री एंड इट कैन ऑल्सो बी डेकापॉइस, इट कैन ऑल्सो बी पॉइस्यूल। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है? 1 एसआई यूनिट इज इक्वल टू 10 सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा आपको विस्कोसिटी का डिफाइन करने को आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अगर हम क्वेश्चन देखें, राइट, तो एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप एक ग्लास प्लेट पे मिल्क डालोगे और दूसरे पे हनी डालोगे, ठीक है, तो क्या होएगा? मिल्क जल्दी से फ्लो कर जाएगा और हनी स्लोली फ्लो करेगा। क्या रीज़न है? रीज़न क्या है? हनी की विस्कोसिटी इज मोर। ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो इज मोर, इसलिए ये स्लोली फ्लो करेगा। इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम है, तो ये जल्दी फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट विस्कोसिटी। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑब्वियस था कि जिस सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, सो दे विल ट्राई एंड रिमेन क्लोजर टू ईच अदर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उनमें विस्कोसिटी ज़्यादा होएगी क्योंकि वो ज़्यादा पास रहने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास का क्या रिलेशन होएगा? जितनी चीज़ भारी होएगी, जिसका जितना ज़्यादा मास होएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी और उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होएगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ इफ़ द मॉलिक्यूल्स, अगर उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ब्रांच्ड ज़्यादा हैं, तो क्या होएगा? दे विल ट्राई एंड इंटरलॉक अमंगस्ट ईच अदर। तो जब वो इंटरलॉक कर जाएंगे, जैसे किसी स्ट्रक्चर में अगर ब्रांचिंग है, ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर है रैदर दैन अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, तो कॉमन सेंसिकल है जो ब्रांच स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरलॉक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, बिल्कुल वैसे ही है। तो दिस इज़ लाइक अ रफ सरफेस एंड दिस इज़ लाइक अ स्मूथ सरफेस, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी तो विस्कोसिटी इज मोर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव अवे, दैट इज इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, मतलब क्या हुआ? उनकी विस्कोसिटी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर। अगर जितना आप दबाव डालोगे, सो इट विल ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड विस्कोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। जैसे विस्कोसिटी क्या करता है? वो लिक्विड को रोकता है। फ्लूइडिटी क्या है? वो लिक्विड को फ्लो कराता है। ठीक है, सो फ्लूइडिटी को हम काई से डिनोट करते हैं, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ईटा। ठीक है, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो लिक्विड्स ज़्यादा फ्लूइड हैं, तो मतलब उनकी विस्कोसिटी कम है। ठीक है, so that finishes today's video lecture on liquid state. Interesting topic to study, so go through the video lecture at least twice. इसके बहुत clear application based इस पे questions आते हैं, मैंने आपको काफ़ी सारी applications करा दी हैं। ठीक है, तो concept को समझिए, definition याद करने से ज़्यादा आप इसकी applications को समझिए, application को लिखिए अपने notes में। ठीक है, and meanwhile stay home and stay safe. Thank you.